सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका पाठ नंबर 12 पढ़ेंगे, भारत में कृषि। इससे पहले मैंने 11 पाठ सारांश रूप में पढ़ाए हैं, तो आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो हम पाठ पढ़ेंगे वो पाठ का एक सारांश रूप रहेगा, जिसके अंतर्गत सभी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो उसमें शामिल किए गए हैं। तो आप अपने नोटबुक से अपनी जो बुक से पढ़ने के बाद में आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका वो पूरा पाठ का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, भारत में कृषि, तो अगर हम कृषि की बात करें तो इसमें इस पाठ में ये दिया गया है कि भारत में जो खेती है वो किस तरह की होती है, किस प्रकार की खेती भारत में की जाती है, और खेती का जो है वो किस तरह की जलवायु होनी चाहिए उस खेती के लायक। जैसे अलग अलग तरह की फसलें होती है, उस फसलों के उत्पादन के लिए कैसी वहाँ की वर्षा की ऋतु होनी चाहिए, कितनी मात्रा में वर्षा होनी चाहिए, कैसी भूमि होनी चाहिए, वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान कैसा होना चाहिए। तो पढ़ते हैं इस पाठ को हम। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो देखा जाए तो कृषि क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। इसको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी जो वाणिज्य है, चाहे जो भी हमारे उद्योग धंधे वो किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है, क्योंकि कृषि से ही उनको कच्चा माल प्राप्त होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, उसकी रीढ़ अगर कहा जाए तो किसको कहा जाएगा? कृषि को। भारत में लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। तो भारत में 70% लोग किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कृषि हमारी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल का स्रोत है। तो हमारी जरूरतों को तो पूरा करता ही है कृषि, जिसमें हमें खाने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ है वो हमें खेती से प्राप्त होते हैं। साथ में ही जो उद्योग है, उद्योग धंधे, उससे कच्चा माल भी हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत में भौतिक विविधता के साथ साथ सिंचाई के साधन, मशीनरी का उपयोग, बीज, किस्में, कीटनाशकों के आधार पर अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। तो देखो, हमने पिछले पाठ में पढ़ा, भारत का भौतिक भूगोल हमने पढ़ा, तो देखा है कि भारत का उत्तरी हिस्सा है टोटल पहाड़ी इलाका है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैदानी इलाका आ जाता है, फिर पठारी इलाका आता है जो दक्षिणी भारत का है, फिर रेगिस्तानी इलाका आता है। तो अगर हम भारत की भौतिक स्थिति की बात करें तो भौतिक स्थिति के अंतर्गत भारत में हर तरह की भूमि आपको मिलेगी, ठीक है। हर तरह का वातावरण भारत में उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी के आधार पर क्या कहा जा रहा है कि भारत में अलग अलग तरह की खेती यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ की भौतिक विविधता इतनी ज़्यादा है कि हर तरह की फसलें यहाँ पर उपज सकती है। तो साथ में ही खेती के अंतर्गत सिंचाई के साधन भी उपयोग में लिए जाते हैं। अब तो देखा जाए तो मशीनों का उपयोग भी खेती में होने लगा है, अच्छी किस्म के बीज का उत्पादन भी होने लगा है, ठीक है। साथ में कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। तो इस प्रकार के इस वजह से जो खेती है उसमें उत्पादकता बढ़ी है। अब है भारत में खेती के प्रकार कि भारत में किस किस तरह की खेती की जाती है। तो पहला है निर्वहन कृषि। तो निर्वहन का मतलब होता है कि जीवन यापन करना, ठीक है। तो किसान कई बार खेती जो करता है वो इसलिए ही करता है कि वो खुद का जीवन यापन कर पाए, यानी कि उनको खुद के उपयोग के लिए फसल के खेत में उपज जाए। जैसे कि मान लो किसान गेहूँ उपजाता है, किसी के पास थोड़ी बहुत ज़मीन का टुकड़ा है तो वो उसमें खेती करेगा, तो इतना तो नहीं होगा उसके पास, उपजेगा नहीं कि वो उसको बाहर बेच सके, लेकिन वो क्या करेगा को अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है उसमें उसकी उपज हो जाएगी। तो इस प्रकार की खेती का क्या कहा जाता है? कृषि, सिर्फ निर्वहन कृषि उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार की खेती में किसान खुद के उपयोग के लिए खेती करते हैं। इसमें किसान ज़्यादातर अनाज के साथ तिलहन, दाल और सब्जियां उगाते हैं। तो ये किसके उपयोग के लिए हो गई? खुद के उपयोग के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि निर्वहन कृषि किसे कहते हैं। तो जिसमें किसान खुद के उपयोग के लिए खेती करता है, न कि बेचने के लिए, तो वो उसको ही निर्वहन कृषि कहते हैं, जिसमें वो अपने लिए अनाज है, तिलहन है, दाल है और सब्जियां उगाता है। इसी के अंतर्गत एक कृषि ये भी आती है वाणिज्य कृषि। तो वाणिज्य से समझ में आ रहा है कि जो बेचने के लिए उत्पादन किया जाता हो, ठीक के लिए ऐसी खेती की जाती है जिसको उसको बाजार में बेचना हो। तो इसमें उत्पादन का अधिकतर भाग धन प्राप्ति के लिए बाजार में बेचा जाता है। वे भारत के विभिन्न भागों में उगाई जाने वाली इस प्रकार की फसलों में कपास, जूट, गन्ना, चावल आदि है। तो इस प्रकार की खेती क्या करता है इसमें कि किसान जो है अपने खाने लायक, अपने खाने के लिए तो रख लेता है, उसके बाद में जो अधिक उत्पादन होता है उसको वो बाजार में धन प्राप्ति के लिए बेच देता है, ठीक है। अगला है गहन व विस्तृत खेती। तो देखो, विस्तृत का मतलब होता है बहुत बड़े क्षेत्र में खेती किया जाना। जैसे इसके अंतर्गत जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है। जब हम खेती के लिए देश के बड़े क्षेत्र का प्रयोग करें तो विस्तृत कृषि कहलाती है। परंतु इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई भूमि उत्पादन कम होता है। तो जो भी संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, ठीक है। हमारे भारत में देखा जाए तो पंजाब है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो ये सारे मैदानी इलाके। तो आपने कई बार वहाँ गए हो या कहीं देखा हो तो वहाँ बहुत लंबे लंबे बड़े क्षेत्रों के अंदर खेती की जाती है, बहुत विस्तृत क्षेत्र में कृषि की जाती है। और वैसे विश्व में देखा जाए तो जापान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
और ऐसे ही केरल में भी इस तरह की खेती देखी जा सकती है। अगला है वृक्षारोपण खेती। तो वृक्षारोपण में क्या आएगा, जिसके अंदर जो बागान है ना, बाग लगाए जाते हैं, है ना, इस तरह की खेती इसके अंतर्गत आती है, जिसमें कि चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, केला है, कुछ मसाले हैं जो वृक्षों पर उत्पन्न होते हैं। ये फसल वृक्ष पर होती है तो वो वृक्षारोपण खेती कहलाती है। जो है यह एक बागानी खेती भी कहलाती है। इसमें फसल को बिक्री के लिए उगाया जाता है, और जैसे कि चाय, कॉफ़ी, केला और मसाले आदि। मिश्रित कृषि, तो मिश्रित से ही पता चल रहा है, मिश्रित यानी जिसमें सभी तरह की खेती की जाएगी, ठीक है, और साथ साथ में पशुपालन भी किया जाएगा। इस प्रकार की खेती में फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें किसान आर्थिक रूप से दूसरी खेती की तुलना में बेहतर होता है। तो आर्थिक रूप से दूसरी खेती की तुलना में बेहतर क्यों होता है, क्योंकि वो देखो खेती के साथ साथ क्या कर रहा होता है, वो पशुपालन भी कर रहा होता है, ठीक है। तो पशुपालन के अंतर्गत जो उसके पशु है वो भी बेचता है, दूध भी उनका बेचता है, तो इस तरह से उनको एक्स्ट्रा आमदनी है वो भी उनको हो जाती है। अब देखिए कि भारतीय कृषि की विशेषता, कि भारत में खेती की क्या क्या विशेषताएं है। तो पहला है निर्वहन कृषि। तो हमने देखा कि भारत में जो खेती है वो निर्वहन रूप से की जाती है, जिसके अंदर किसान अपनी उपज के लिए, यानी कि अपने जो खेत का उपयोग वो अपने जीवन निर्वाह के लिए भी करता है। तो ये कब संभव हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ही बड़े पैमाने पर इस तरह की जो खेती की जाने लगी है। लेकिन उससे पहले तो क्या था, वो अपने जीवन निर्वाह के साथ साथ तो करता था, साथ में वो राजा महाराजा है, अंग्रेज है, उनको बड़ी मात्रा में कर भी देता था। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद में इस तरह जो निर्वहन कृषि है उसमें जो है किसानों को ज़्यादा फायदा होने लगा। कृषि पर जनसंख्या का दबाव, अर्थात जनसंख्या का लगभग 37% भाग कृषि पर निर्भर है। तो हमने देखा कि जो हमारे भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है वो सारी किस पर निर्भर करती है, कृषि पर। हम भी है किस पर निर्भर है, खेती पर। भले ही व्यक्ति शहरों में रह रहा हो, लेकिन उसको सारा उत्पादन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, खेतों से प्राप्त होता है। सब्जियाँ है, अनाज है, दालें है, तिलहन है, जो भी वो मार्केट में खरीदता है वो सारा खेती पर आधारित होता है। तो भारत में जो जनसंख्या है वो लगभग 70% जो उसका भाग है वो खेती पर निर्भर है। खेती का मशीनीकरण, हमने देखा जो खेती है उसका क्या हो गया, मशीनीकरण हो गया। क्योंकि देखा जाए तो भारत में जो हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति जो 60 के दशक में आई थी, उसके बाद में जो खेतों में ज़्यादा उत्पादन होने लगा और खेती जो है पूरी रूप से उपकरणों, है ना, मशीनों पर निर्भर हो गई, और जिसकी वजह से जो है लंबे चौड़े खेत होते हैं उसके अंदर भी आसानी से कार्य होने लग जाता है, और जो मानव मजदूरी है वो कम होती गई है। अगला है मानसून पर निर्भरता। तो हमने मानसून वाला पार्ट पढ़ा था कि भारत में मानसून आता है तो अधिकतर जो खेती है हमारी किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। तो बहुत लंबे क्षेत्र में जो मानसून है वो आता है भारत के अंदर, जो कि गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम, जो मानसूनी ऋतु होती है जून के अंदर, उसके अंतर्गत आता है। तो उस समय भी जो मानसून पर हमारी खेती की निर्भरता है, तो कभी क्या होता है, कभी तो मानसून समय पर आ जाता है, कभी समय पर नहीं आता, कभी अनिश्चित होता है तो कभी अविश्वसनीय होता है, जिस वजह से खेती के ऊपर भी जो है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर और भी कुछ पॉइंट हम देखें तो इसमें भारत की कृषि की विशेषता में हम देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो ये भी भारत की कृषि की एक विशेषता है कि यहाँ पर भारत की जो हम देखा जाए तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। अगर हम भारत के नक्शे को देखो तो यह कर्क रेखा निकलती है, तो इसके ऊपर वाली क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत, नीचे वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आएगा, और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। तो शीत और उष्ण यानी कि गर्मी और सर्दी दोनों की ऋतु रहती है, और यहाँ पर गर्म ऋतु रहती है। तो जो फसलें गर्मी की ऋतु में बोई जाती है वो सारी फसलें यहाँ पर उत्पादित होती है, और जिन फसलों को गर्मी और शीत दोनों ऋतुएं चाहिए वो फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। तो इस तरह हम देखें तो फसलें यहाँ पर विभिन्न तरह की फसलें भारत में जो उगाई जाती है। फिर है खाद्य फसलों की प्रधानता। तो देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो 70% जनसंख्या वो किस पर निर्भर करती है, कि वो पूरी रूप से भारतीय कृषि पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो हर जगह है वो खाद्य प्रधान जो कृषि है, यानी कि जो प्राथमिक खाद्य पदार्थ है वो खेतों में उगाए जाते हैं। फिर हम अगर अगला पॉइंट देखें तो एक ये देख सकते हैं कि मौसमी पैटर्न, कि हमारे भारत में 3 अलग अलग तरह की कृषि फसलें मौसम के अनुकूल उगाई जाती है। तो वो कौन कौन सी हो गई, ठीक है। देखो इसमें तो ये 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ कि भारतीय कृषि की विशेषता में हमने देखा कि निर्वहन कृषि की जाती है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव, अर्थात जनसंख्या का 70% भाग कृषि पर निर्भर करता है, खेती का मशीनीकरण हो गया है, मानसून पर निर्भर रहता है, और अगर देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो ये भी खेती की विशेषता हो गई भारत में। खाद्य फसलों की प्रधानता है, यानी खाने लायक फसलें यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है, साथ में वाणिज्य फसलें भी यहाँ पर की जाती है ना। अगला देखें तो मौसमी पैटर्न,
तो आपने खेतों में देखा होगा कि मौसमी पैटर्न क्या हुआ कि हमारे जो भारत में है जो 3 तरह के जो फसलें मौसम के अनुसार उगाई जाती है। पहला है खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ है, ठीक है, रबी है, खरीफ, रबी और जायद। ये 3 तरह की फसलें हमारे भारत में उगाई जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। भारत में विशिष्ट इन 3 मौसम में उगाए जाने ये जो उगाई फसलों के उदाहरण के लिए जैसे हम देखिए कि खरीफ में चावल उगाया जाता है, ठीक है, यानी गर्मी के मौसम में चावल है, ठीक है, जबकि गेहूँ जो है वो रबी की फसल में यानी सर्दी के मौसम में उगाया जाता है। तो इस तरह, और जायद जायद सब्जी है ना, या आपके जो ककड़ी वगैरह है, तरबूज वगैरह है, वो इस तरह की फसलें इसके अंतर्गत आती है। तो ये फसलें इसमें उगाई जाती है। तो मौसम के अनुसार भी जो है वो यहाँ पर कृषि की विशेषता है। अगला है भारत की प्रमुख फसलें या फसलों के प्रकार। भारत में किस किस तरह की फसलें उगाई जाती है, उनके प्रकार कितने हैं वो हम देखेंगे। अभी हमने भारत की कृषि की प्रमुख विशेषता देखी। तो पहला है खाद्य फसलें। तो हमने देखा भारत में खाद्य फसलें भी उगाई जाती है। तो खाद्य फसलें वो जो मानव के उपयोग के लिए होती है। तो वे फसलें जिनका उपयोग मानव अपने लिए करता है, जैसे कि चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार है, दालें है, आदि फसलें जो होती है वो मानव अपने लिए करता है। तो ये खाद्य फसलें के अंतर्गत आ गया। फिर है नकदी फसलें। तो नकदी फसलें, तो ये फसलें बाजार में बेचने हेतु उपयोगी ये उगाई जाती हैं। तो ये फसल कौन सी हो गई? अगर नकदी फसल की बात करें जो कि भारत में उगाई जाती है तो ये बेचने के लिए उगाई जाती है, जैसे कि कपास है, जूट है, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। वृक्षारोपण फसलें, तो ये फसलें वृक्षारोपण के द्वारा बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है, जैसे कि चाय, काफ़ी, नारियल। तो इनके बड़े बड़े खेत होते हैं, ठीक है, तो इसमें वृक्ष होते हैं, ये वृक्षों पे ही लगते हैं। तो ये वृक्षारोपण फसल के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार कुछ फल है, जैसे कि सेब के बागान हैं, ठीक है, अमरूद के बागान हैं, या फिर संतरे के बागान हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या लगेगा? उनको वृक्ष लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फसलें वृक्ष पर लगती है। बागानी फसलें, कृषि का वह भाग जिसमें फल व सब्जियां उगाई जाती है। तो फल और सब्जियों वाली हो गई, साथ में कुछ फूलों की खेती है, तो वो भी बागानी के अंतर्गत ही आती है। तो ये फसलें हमारे भारत में उगाई जाती है। अब हम देखेंगे खाद्य फसल, निम्न सारणी ध्यानपूर्वक देखें। तो हमने भी पढ़ा कि अलग अलग तरह की खाद्य फसलें होती है, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा और ये चना। चना यानी कि दलहन समझ सकते हैं हम यहाँ पर, क्या? दलहन। तो ये दलहन की फसल, दलहन में सभी दालें शामिल हो गई, ठीक है। तो दलहन में सभी दालें शामिल। अब हम उनका देखेंगे कि इनका तापमान, वर्षा, मृदा और श्रम वितरण क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए। तो ये सभी खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है, चावल, गेहूँ, बाजरा, चना। तो हम देखेंगे चावल। तो चावल के लिए हम देखें तो तापमान कैसा होना चाहिए? तो चावल के लिए जो तापमान है वो है जो 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मृदा जो है, मृदा चावल के लिए कैसी होनी चाहिए कि गहरी, चिकनी और बलुई मिट्टी होनी चाहिए। तभी किसकी खेती होती है? चावल की खेती की जाती है। श्रम, तो सस्ते श्रम इसमें मिल जाते हैं, सस्ते श्रमिक किसको मिल जाते हैं। फिर वितरण क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ पर चावल की कृषि होती है। तो तमिलनाडु है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में जो है चावल की खेती की जाती है। फिर हम देखें गेहूँ। तो ये भी खाद्यान्न फसल है। तो गेहूँ की खेती 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है। तो ये सर्दी की फसल हो गई, ठीक है। वर्षा इसमें 100 सेंटीमीटर चाहिए। मृदा यानी कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो दोमट व चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। फिर श्रम, तो कम श्रम में यानी कि कम मजदूरी के अंदर ही कार्य हो जाता है। वितरण क्षेत्र देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि क्षेत्रों में जो है गेहूं की खेती की जाती है। अगला है बाजरा। तो देखो बाजरा जो है, बाजरा भी सर्दी की फसल है। इसमें 27 से 32 सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है, ठीक है। मृदा जलोढ़ तथा चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। अगर श्रम की बात करें तो श्रम भी सस्ते में ही हो जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होता है बाजरे का उत्पादन? तो ये तमिलनाडु है, गुजरात है, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा और पंजाब आदि क्षेत्रों में बाजरे का उत्पादन होता है। फिर अगर हम देखें चना, तो चना ने देख के हम इसको एक मेन नाम दे सकते हैं दलहन, ठीक है। दलहन के अंतर्गत चना भी आ गया। जो दालें वाली फसल है तो इसके लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। जो वर्षा है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा कम चाहिए होती है दलहन के अंदर। मृदा जो है, मृदा चिकनी बलुई मिट्टी होनी चाहिए। श्रम, तो श्रम में भी इसमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं होगी। वितरण क्षेत्र जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में जो है दलहन की खेती की जाती है। अगला है वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण वाली खेती कौन कौन सी हो गई? जैसे कि चाय और कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी जो है ये वृक्ष पर लगते हैं, ठीक है। इनके लिए छोटे छोटे जो पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं आदि इनकी उगाई जाती हैं। तो चाय की खेती में और कॉफ़ी की खेती में तापमान दिया गया है कि तापमान, अगर चाय की खेती की बात करें तो चाय की खेती में तापमान कैसा होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना
चाहिए। वर्षा तो 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। मृदा तो गहरी, मुरमुरी, चिकनी, बुली यानी हुमस व लोह युक्त मृदा होनी चाहिए। श्रम सस्ते व कुशल मजदूर इसमें मिल जाते हैं। वितरण क्षेत्र तो हमने देखा कि असम है, पश्चिमी बंगाल है, तमिलनाडु आदि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चाय के बागान उगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में चाय की खेती नहीं की जाती, इसके लिए पहाड़ी क्षेत्र होना जरूरी है जहाँ पर ढलवा भूमि हो ताकि पानी ना रुक सके। काफ़ी तो कॉफ़ी की जो तापमान हम देखेंगे तो कॉफ़ी के लिए तापमान होना चाहिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वर्षा तो वर्षा के 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। मृदा कैसी होनी चाहिए? चिकनी बलुई मिट्टी होनी चाहिए। और श्रम इसमें भी कुशल सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। ठीक है, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि यहाँ का वितरण क्षेत्र है कि यहाँ पर इसकी कॉफ़ी की फसल की जाती है या इसकी पैदावार की जाती है। अब हम देखेंगे भारतीय कृषि के सामने चुनौतियाँ कि भारत जो कृषि है उसके सामने कौन कौन सी चुनौती आती है। तो प्रमुख फसलों के उत्पादन जनसंख्या अनुपात में बढ़ता अंतर। तो हमने देखा कि जो फसलों का उत्पादन है वो तो कम होता है, जबकि जनसंख्या क्या हो रही है उसके अनुपात में बढ़ रही है। क्योंकि भारत का जो भूमि का क्षेत्र तो हम नहीं बढ़ा सकते ना, लेकिन वहाँ जनसंख्या तो क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो खेती का जितना क्षेत्र है उस पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भी जो है ये जो जितना उत्पादन खेतों में होता है उससे ज़्यादा जनसंख्या है तो सभी की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। दूसरा है खेती निवेश की उच्च लागत। जो खेतों में जो निवेश किया जा रहा है उसकी लागत क्या हो गई, उच्च हो गई महंगाई के कारण। ठीक है, जो बीज है, जो मशीनरी है, वो सभी क्या है, महंगी होती जा रही है। मृदा उर्वरता का ह्रास। तो खेतों में मृदा की जो उर्वरता है उसका क्या होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है। ह्रास यानी कि कमी, कि मृदा की जो उर्वरता है, मृदा की जो उपजाऊपन है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम देखेंगे मृदा उत्पादन में जो सॉरी ये मृदा की उर्वरता का ह्रास क्यों होता जा रहा है। तो इसका कारण ये है कि अधिकतर जो लोग हैं वो जो है जो खाद्यान्न जो ये रासायनिक खाद है उसका उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से और साथ में ही जनसंख्या वृद्धि के कारण गहन खेती करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा खेती पर जो दबाव पड़ गया है जिसकी वजह से उसकी उर्वरकता खत्म होती जा रही है। चौथा है भूमिगत जल की कमी। अब देखो इतने बड़े क्षेत्रों में खेती करेंगे तो पानी भी चाहिएगा। ठीक है, और जनसंख्या का दबाव वैसे ही ज़्यादा है तो भूमि में पानी की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है ना खेती नहीं हो पा रही है। ठीक है, फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और साथ में मीठे जल की भी कमी, क्योंकि हमेशा खेती मीठे जल के अंतर्गत ही होती है। तो मीठे जल की वैसे ही हमारे देश में कमी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म क्षेत्रों में भूमिगत जल के अधिकतर उपयोग पर सिंचाई के द्वारा हरित क्रांति को सफल बनाया गया था। ठीक है, लेकिन आज के क्षेत्र में आज के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर पानी की कमी होती जा रही है। अगला है खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो खाद्य सुरक्षा जो है उसकी भी जो कमी है, जिसकी वजह से ये भी चुनौती का माध्यम है, ये भी चुनौती है देश के सामने। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम देखें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उससे पहले हमारे खाद्यान्न पर्याप्त नहीं थे, यानी कि हमारे जो देश में खाद्यान्न थे वो प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। 1947 में भारत के विभाजन के कारण जो नहरी सिंचाई है उसका विकास हुआ। कपास की पट्टी और गेहूं का कटोरा जो हम पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है, में चला गया। तो जो भी गेहूं का उत्पन्न जहाँ ज़्यादा होता है वो हमारे आज़ादी के बाद में पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, इसी प्रकार जूट की पट्टी और धान का कटोरा जो पूरी पाकिस्तान में था जो अब बांग्लादेश में चला गया। तो इस वजह से खाद्यान्न की जो है यहाँ पर कमी होती गई। हरित क्रांति जो शुरुआत के साथ जो अनाज उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। जब हरित क्रांति आई 60 के दशक में तो हमारे देश में अनाज का उत्पादन है वो तो काफ़ी वृद्धि हुई और भारत पर्याप्त अनाज पैदा करने लगा। हालांकि पिछले एक दशक के दौरान कुल उत्पादन स्थिर सा हो गया है। दूसरी ओर इसी अवधि में हम देखें तो 16 से 18 करोड़ आबादी बढ़ी है। देखो उत्पादन तो स्थिर है, जितनी भूमि है उसी में उसका उत्पादन हो रहा है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर हम उर्वरकों को भी डालेंगे, खाद्य को भी डालेंगे तो कितनी पैदावार बढ़ा लेंगे, लेकिन उसकी एवज में 18 से 60 करोड़ आबादी बढ़ गई। ठीक है, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये उपलब्ध पौष्टिक भोजन की सुलभता और समर्थता पर निर्भर करता है। भारत के लिए अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ये सभी समस्या पैदा हो रही है। अगला है नकदी फसलें। तो हमने देखा
कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए नकदी फसल उगाते हैं, वाणिज्य फसल उगाते हैं, जिसकी वजह से खाद्यान्न फसलों की क्या हो गई है, कमी होती जा रही है। अगर हम नकदी फसलों की बात करें तो नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि गन्ना, कपास, मूंगफली। ठीक है, अब हम गन्ने की ये सभी नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। तो गन्ने के हम तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रम और वितरण क्षेत्र को देखेंगे तो गन्ने में है जो 21 से 27 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और वर्षा है तो इसके लिए वर्षा जो है 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक है, मिट्टी घेरी, चिकनी, बलुई मिट्टी होनी चाहिए। श्रम, सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। वितरण क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है गन्ना, तो भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो पहला उत्पादक देश ब्राज़ील है जहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, और दूसरा उत्पादक देश भारत है। तो भारत का दूसरा स्थान है विश्व में गन्ने के उत्पादन में। अगला हम देखें कपास, तो ये भी नकदी फसल है क्योंकि इनको बेच के हमें नकदी प्राप्त होती है। तो कपास के अंतर्गत देखिए तो तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। श्रम, सस्ते व कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। वितरण क्षेत्र भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत का कौन सा स्थान है, कपास उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है और तीसरा भारत का है। अगला है मूंगफली। इसके लिए तापमान चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वर्षा चाहिए 50 से 75 डिग्री सेंटीमीटर। मिट्टी चाहिए दोमट, लाल, पीली और काली मिट्टी। और ये कहाँ कहाँ पर पैदावार होती है मूंगफली की, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। देखो ये जहाँ पर अधिकतर पैदावार होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये ज़्यादा पैदावार यहाँ पर होती है। तो ये थे आपके जो भारत में कृषि वाला पार्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में पूरा पार्ट दे रखा है मैंने। ये जो सारणी है वो आपके अगर आप चैप्टर में देखोगे तो ये बहुत लंबे चौड़े मतलब अलग अलग पॉइंट में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा बता रखा है इसमें, है ना। लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको पूरा समरी बना के इस सारणी में बता दिया गया। अगर आपको पूछा जाए, जैसे मान लो पूछा कि नकदी फसलें कौन कौन सी है, तो आप बता सकते हो गन्ना, कपास, मूंगफली। इसी तरह से पूछा जाए कि जो है गन्ने का जो है नकदी फसल गन्ने, उसका वर्णन कीजिए, तो आपने तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रम और वितरण क्षेत्र के आधार पर आपने सब कुछ डाल के उसमें लिखा। जैसे गन्ना लिखा तो गन्ने के लिए ये नकदी फसल है। ठीक है, इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। जहाँ वर्षा की बात है तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और मिट्टी इसके लिए घेरी, चिकनी, बलुई मिट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप वाक्य बना के जो है एक अनुच्छेद इस पॉइंट पर बना सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो ये हमारा पार्ट आज कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।